चलिए नाभिकीय भौतिकी में और अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान शक्ति बंधन ऊर्जा। तो इससे पहले एक टॉपिक ये डिस्कस करना पड़ेगा अपने को, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। क्या है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, समझिएगा, देखिएगा। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों को एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए, एक इससे मिलता है जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, उसमें तो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा रहा है। ऊर्जा न उत्पन्न हो रही है न ही नष्ट। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कुछ अलग है। इसके अनुसार कि द्रव्यमान और ऊर्जा को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मतलब द्रव्यमान प्लस ऊर्जा का योग, किसी निकाय की द्रव्यमान ऊर्जा का योग नियत रहता है। देखो समझो बात को, मान लीजिए जैसे लकड़ी है, ठीक है, तो लकड़ी को यदि जलाया आपने, तो लकड़ी को जलाने के बाद में मान लीजिएगा वो कोयला बन जाएगा, उसके बाद में वो राख हो जाएगी। तो क्या राख का वजन तो इतना होगा नहीं कि जितना लकड़ी का वजन था, तो वो द्रव्यमान कहाँ चला गया। ठीक है, तो वो द्रव्यमान किस में बदल गया है, ऊर्जा में बदल गया है। ठीक है, क्योंकि हमको देखिएगा प्रकाश ऊर्जा भी मिलेगी, आग जल रही है तो उष्मा भी मिलेगी। ठीक है, तो वो द्रव्यमान किस में बदल गया है, ऊर्जा में बदल गया है। ठीक है, तो द्रव्यमान में ऊर्जा का योग क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, ऐसे भरमार उदाहरण है जिसमें द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा रहा है। कोई भी चीज अगर उसको जला रहे हैं यदि, तो उसका द्रव्यमान कम हो रहा है, तो द्रव्यमान कम हो रहा है तो वो किस में बदल रहा है होगा, ऊर्जा में बदल रहा होगा। लेकिन ऐसे बहुत ही कम एग्जाम्पल है कि जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि ऊर्जा को क्या द्रव्यमान में बदला जा रहा है। ठीक है, बहुत ही कम एग्जाम्पल है। हाँ, ऐसा मान सकते हो कि जैसे मान लीजिएगा कि सूर्य से धरती पर, पृथ्वी पर यदि ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, तो सूर्य से ऊर्जा मिल रही है पृथ्वी को, इसलिए भी पृथ्वी का द्रव्यमान लगातार बढ़ रहा होगा। लेकिन केवल एक ही रीजन नहीं है, और भी कई रीजन है द्रव्यमान बढ़ने के। ठीक है ना, तो द्रव्यमान में ऊर्जा, तो देखिएगा आइंस्टीन के अनुसार अगर कोई द्रव्यमान है m, उसके संगत मिलने वाली टोटल ऊर्जा है E, तो E आंसर होगा mc²। mc²। जब m द्रव्यमान पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तो उस द्रव्यमान से मिलने वाली टोटल ऊर्जा का मान होगा है m गुणा c²। c है प्रकाश का वेग, ठीक है, E क्या है, उस द्रव्यमान के संगत ऊर्जा, द्रव्यमान के संगत ऊर्जा। ठीक है, जब द्रव्यमान पूरा खत्म हो जाएगा, मैं ध्यान रखना ये टोटल कंटेंट एनर्जी कह रहा हूं मैं, टोटल ऊर्जा कह रहा हूं मैं। अगर लकड़ी को जला रहे हैं तो अगर आग भी उत्पन्न होगी तो उष्मा भी मिलेगी, प्रकाश ऊर्जा भी मिलेगी, तो टोटल ऊर्जा की बात कह रहा हूं मैं। यदि द्रव्यमान पूरा खत्म होने के बाद टोटल ऊर्जा की वैल्यू ये होगी। ये क्लियर यहां तक। ठीक है, संगत ऊर्जा, संगत ऊर्जा का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने पार्ले बिस्किट का पैकेट लिया, ठीक है ना, और सपोज उसमें 10 बिस्किट है, ठीक है, और उसके अंदर लिखा हुआ है, एक एग्जांपल रफली डिस्कस कर रहे हैं, सपोज उसके अंदर लिखा हुआ है, मान लीजिएगा 120 किलो कैलोरी। ठीक है ना, इसका मतलब अगर कोई भी अगर 10 बिस्किट यदि आप खाते हैं तो आपको 120 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। इसका मतलब एक बिस्किट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी हुई, एक बिस्किट के संगत एनर्जी कितनी हो गई, 12 किलो कैलोरी। इसका मतलब अगर मैंने एक बिस्किट अगर दिया है, इसका मतलब मैंने 12 किलो कैलोरी एनर्जी दे दी। किसी को 24 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए तो मैं उसको 2 बिस्कुट दे दूंगा। समझ में आ रही है, तो एक बिस्कुट एक बिस्किट की बात कर ले, ठीक है, एक बिस्किट और 12 किलो कैलोरी एनर्जी, यहां तो एक बिस्किट है, यहाँ एनर्जी है, दोनों बराबर नहीं है, इस बिस्किट के संगत इतनी एनर्जी है। ठीक है ना, क्लियर यहां तक। तो m द्रव्यमान के संगत ही एनर्जी है E। क्लियर यहां तक, समझ में आ रही बात। अब देखो बात को, m है द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, ठीक है, जिसकी वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। ई है द्रव्यमान m के संगत कुल ऊर्जा, द्रव्यमान m के संगत कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। क्लियर यहां तक? एक एग्जांपल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कह दिया 1 ग्राम द्रव्यमान के संगत, ये 1 ग्राम द्रव्यमान के संगत, द्रव्यमान के संगत कुल ऊर्जा ज्ञात करो, कुल ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक है, तो E बराबर mc², mc²। ठीक है, तो m कितना हो गया इसमें? 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, 1 ग्राम मतलब 1/1000 किलोग्राम हो गया। C है ही आपके पास, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 10⁻³ गुणा C हो गया 3 गुणा 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक है, 10⁻³ गुणा 9 गुणा 10⁻16। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया देखिएगा आपके, तो 9 गुणा 10⁻13 जूल ये ऊर्जा आ गई आपके पास। ठीक है यहां तक? ठीक है, तो आप इतना लिखिएगा पहले आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, और इसके अंदर लिखिएगा इसके अनुसार किसी निकाय की, इसके अनुसार किसी निकाय की द्रव्यमान व ऊर्जा का योग नियत रहता है तथा द्रव्यमान व ऊर्जा को एक दूसरे में, द्रव्यमान व ऊर्जा को एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है, एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है। किसी निकाय के द्रव्यमान m के संगत मिलने वाली कुल ऊर्जा E हो तो, और उसके बाद में ये कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और ये लिख लीजिएगा आप। चलिए अब डिस्कस करते हैं द्रव्यमान सती। ठीक है, देखिए अभी तक हमने वो डिस्कस कर लिया था आइंस्टीन का। ठीक है, अब देख लीजिए आइंस्टीन का, अगर मान लीजिए कोई निकाय है, ठीक है, अगर उसका द्रव्यमान कम हो रहा है, इसका मतलब हमको ऊर्जा मिलेगी, और यदि हमने इसको ऊर्जा दी है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्लियर? द्रव्यमान सती क्या है, समझो बात को। देखिएगा किसी भी परमाणु का जो नाभिक है, तो नाभिक के अंदर कौन कौन से मूल कण हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी नाभिक के अंदर एक तो होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नाभिक के अंदर, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और किसी भी नाभिक को लिखने का तरीका हो गया ZXA, तो उसके अंदर Z तो प्रोटॉन है प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितने हो गए? A माइनस Z, A माइनस Z है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब समझो द्रव्यमान शक्ति क्या है। किसी, ये ऐसा देखा गया है कि किसी नाभिक का द्रव्यमान, किसी नाभिक का द्रव्यमान उसके मूल कणों के, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम पाया गया। मतलब नाभिक का द्रव्यमान होना क्या चाहिए कि भाई Z प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp मान लो, तो होना क्या चाहिए? Z तो mp, Z mp प्लस एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn मान ले, तो कितना हो जाएगा? A माइनस Z mn। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, Z प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ये होना चाहिए नाभिक का द्रव्यमान। अगर नाभिक का द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान यदि m है, तो किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके मूल कणों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम पाया गया। कितना कम पाया गया होगा?
अगर मान लीजिएगा होना ये चाहिए, ये मिला है, तो फिर कितनी कमी रही होगी, कितना अंतर आया होगा, तो इसमें से इसको घटा लो। ठीक है, तो किसी नाभिक का द्रव्यमान, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल एम, उसके मूल कणों मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम पाया गया, इसी कमी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यही देखा गया है, इसी कमी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखो बात को, जैसे फॉर एग्जांपल आप इतना लिखो, फिर एक एग्जांपल करते हैं, उसमें द्रव्यमान क्षति कितनी है। लिखिएगा, द्रव्यमान क्षति किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके मूल कणों, ब्रैकेट में लिख देना प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से, के द्रव्यमान के योग से कुछ कम पाया जाता है, कुछ कम पाया जाता है, द्रव्यमान, इस द्रव्यमान में इसी कमी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, किसी नाभिक में जेड प्रोटॉन व ए माइनस जेड न्यूट्रॉन हो तो तथा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एम पी, इस तरह से जो लिखा हुआ बोर्ड में, वह एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एम एन हो तो तथा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल एम होने पर, कैपिटल एम होने पर द्रव्यमान क्षति, और ये लिख लीजिएगा, ये लाइन लिखिएगा, फिर एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं कि नाभिक स्टेनस है, ठीक है, 5120 कि द्रव्यमान क्षति ज्ञात करो, और आपको दे रखा है स्टेनस का वास्तविक द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी कितना है। ठीक है, जैसे 1.00727 होता है, लेकिन आपको जो दे रखा है क्वेश्चन में, फिर आपको वही यूज में लेना, 1.007 तक ही दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो चलिएगा, तो अब इसको ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो देखो, तो द्रव्यमान क्षति ज्ञात करो, तो द्रव्यमान क्षति क्या हो जाएगी, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस एम, यही हो गया। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा फिर, तो जेड, तो देखिएगा जेड कितना हो गया इसके अंदर 50, और ए कितना हो गया 120। ठीक है, तो ए माइनस जेड कितना हो गया, ए माइनस जेड हो गया 70। ठीक है, तो एम मतलब स्टेनस का हो गया अभी ये। ठीक है, तो जेड एम पी, तो जेड कितना हो गया 50, तो ये हो गया 50 इंटू 1.0, अच्छा यू का मतलब एम यू यूनिट है, ये एम यू भी लिखते हैं, कई जगह यू भी लिखते हैं। ठीक है, तो 50 इंटू एम पी हो गया 1.007 यू प्लस ए माइनस जेड मतलब हो गया 70 इंटू 1.008 यू माइनस, और स्टेनस का कितना हो गया 119.902 यू। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये हो गया 5 मतलब 10 टाइम्स ये हो जाएगा 35, 0 और 5, ये हो गया
50.35 प्लस ये हो गया आपके 56 0 और हो गया 7 तो 70 पॉइंट यू, मतलब इतना हो गया यू माइनस 119.902 यू। ठीक है, तो ये वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 5 9, ठीक है 0 और ये हो गया 120, इतना यू माइनस 119.902 यू। ठीक है ना, तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी लगभग आपके 1.008, सोल्व कर लेना आप यू। ठीक है, इतना एम यू मतलब ये हो गया द्रव्यमान शक्ति। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा फटाफट इसको पहले। ठीक है, फिर अगला एक टॉपिक शुरू करते हैं, बंधन ऊर्जा। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, अगला टॉपिक अपने पास बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। ठीक है, ये डेटा में इस क्वेश्चन को वापस अभी एक और काम लेंगे। डेल्टा एम बराबर, मैं अभी टेम्परेरी लिख रहा हूं, डेल्टा एम बराबर 1.008 यू। ठीक है, नाभिक स्टेनस 50 SN 120। ठीक है, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा भी क्या होती है देखिएगा, देखिएगा आप परमाणु के टाइम पर जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये करते हैं कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है और नाभिक धनात्मक प्रोटॉन है वह इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल लगता है। लेकिन ये कभी डिस्कस नहीं होता कि नाभिक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन भी तो है। चलो न्यूट्रॉन तो है ही साथ में, लेकिन प्रोटॉन भी तो है। इन प्रोटॉनों के बीच में आपस में प्रतिकर्षण नहीं होता है, और प्रतिकर्षण होता है तो फिर ये सारे एक जगह इकट्ठे क्यों हो रखे होते हैं। ठीक है, तो उसका कारण होता है फिर नाभिकीय बल। सबसे शक्तिशाली बल ही नाभिकीय बल होता है, जो आकर्षण प्रकृति का होता है। इसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ बंधन ऊर्जा वाला टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, तो आकर्षण बल होता है, नाभिकीय बल। अब देखो बंधन ऊर्जा क्या है, समझो। देखो कोई भी नाभिक है, ठीक है, इसका वास्तविक द्रव्यमान हो रहा होगा m, ठीक है, जो कि मूल कणों के द्रव्यमान के योग से क्या है, कम है। मूल कणों का द्रव्यमान है कितना, ZMP प्लस A माइनस ZMN, यही तो है। Z प्रोटॉन है, A माइनस Z न्यूट्रॉन है, तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान तो ये है और होना ये चाहिए। ठीक है, और वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है इससे, और इसी कमी को द्रव्यमान शक्ति कहते हैं। अब नाभिक है, सारे आकर्षण बल से बंधे हुए होंगे ये आपस में। किसी भी तरह से नाभिक को तोड़कर, नाभिक पर अटैक करके नाभिक को तोड़कर सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना, तो नाभिक को उसके मूल कणों में विभक्त करने के लिए, अलग अलग करने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। वही ऊर्जा क्या कहलाती, बंधन ऊर्जा। तो नाभिक को उसके मूल कणों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा। तो नाभिक को उसके मूल कणों में, मतलब प्रोटॉन में न्यूट्रॉन में विभक्त करने के लिए जितने भी ऊर्जा चाहिए वो क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा। अब आप ऐसे भी समझो, देखो द्रव्यमान है पहले इतना इस निकाय का, जब आपको तोड़ना है तो आपको इस द्रव्यमान को कन्वर्ट करना है, बदलना है इसमें। तो निकाय का द्रव्यमान बढ़ाना है तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यही तो है कि द्रव्यमान व ऊर्जा को एक दूसरे में एक्सचेंज कर रहे हैं। आपको ऊर्जा, द्रव्यमान बढ़ाना है, आपको ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। तो कितना द्रव्यमान बढ़ाना है, पहले इतना है, द्रव्यमान इतना करना है,
मतलब द्रव्यमान स्थिति तो हो गई, क्योंकि ये माइनस ये किया था तो डेल्टा एम ये था, तो मतलब डेल्टा एम में मतलब इसमें से यदि ये घटाते हैं तो डेल्टा एम आ रहा है, मतलब इसमें डेल्टा एम जोड़ने पर ये आ जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर आपको निकाय का द्रव्यमान कितना बढ़ाना होगा, डेल्टा एम द्रव्यमान बढ़ाना है, ठीक है। और द्रव्यमान बढ़ाना है तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो एम द्रव्यमान के संगत टोटल ऊर्जा कितनी देनी पड़ती है या कितनी होती है, ई। तो डेल्टा एम द्रव्यमान बढ़ाना है तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, डेल्टा एम गुणा सी स्क्वायर, और यही कहलाती है बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा या फिर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो नाभिक को अपने मूल कणों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा। यदि द्रव्यमान स्थिति डेल्टा एम है तो बंधन ऊर्जा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब लिख लीजिएगा बंधन ऊर्जा कि नाभिक को उसके मूल कणों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में ये भी लाइन लिख लीजिएगा, यदि द्रव्यमान स्थिति डेल्टा एम हो तो बंधन ऊर्जा, और ये लिख लो बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा एम गुणा सी स्क्वायर। क्लियर यहां तक, ठीक है ना। एक टॉपिक और होता है इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक टॉपिक और है, औसत बंधन ऊर्जा, औसत बंधन ऊर्जा, औसत बंधन ऊर्जा, मीन बाइंडिंग एनर्जी, मीन बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी, मीन बाइंडिंग एनर्जी। औसत बंधन ऊर्जा क्या है या मीन बाइंडिंग एनर्जी क्या है, देखिएगा। कोई भी नाभिक है उसके अंदर ए न्यूक्लियन हो रहे होंगे, ए न्यूक्लियन होते होंगे, ठीक है। तो अगर किसी नाभिक को तोड़ना है मतलब ए न्यूक्लियन को अलग अलग करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी सोडियम 23, ठीक है ना, तो इसके लिए जितने भी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, इसके लिए मान लीजिए इसमें 23 न्यूक्लियन है, तो 23 न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है। आप मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल 230 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, एक रफली एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जैक्टली डेटा नहीं है ये, ठीक है ना। तो मान लीजिएगा कि पूरे सोडियम के 23 न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो हर एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए होगी भाई, 23 न्यूक्लियन को अलग करने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए, तो हर एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 230 बटा 23 कितनी हो जाएगी, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन, ठीक है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को क्या कहते हैं, औसत बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ए न्यूक्लियन को अलग अलग करने के लिए टोटल ऊर्जा चाहिए बाइंडिंग एनर्जी, तो प्रति न्यूक्लियन, तो मैं लिख देता हूं उसमें कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा औसत बंधन ऊर्जा कहलाती है, औसत बंधन ऊर्जा कहलाती है, औसत बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। यदि ए न्यूक्लियन को अलग करने के लिए ऊर्जा आपको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो फिर औसत बंधन ऊर्जा ये हो गई, औसत बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी, और ये बार,
ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी अपॉन न्यूक्लियॉन ए, ठीक है ना, अपॉन न्यूक्लियॉन ए। क्लियर यहां तक? ठीक है। एक बात इसमें मैं और बताना चाहूंगा, एक मिनट सुनना बात को, नोट डाल के पॉइंट भी लिख लेना उसको। किसी भी नाभिक की स्थायित्वता की गणना या स्थायित्वता अगर चेक करना है तो औसत बंधन ऊर्जा के आधार पर चेक की जाती है, न कि बंधन ऊर्जा के आधार पर। कोई भी नाभिक कितना ज्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो ध्यान रखना औसत बंधन ऊर्जा के आधार पर चेक की जाती है। जिसकी औसत बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी उस नाभिक का स्थायित्व या स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है। फॉर एक एग्जांपल, एक रफली एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिएगा बोरोन और कार्बन 5, बोरोन 10 कोई नाभिक होगा और 6C12 कोई दो नाभिक होंगे। ठीक है। और उसके लिए बंधन ऊर्जा का मान जो है, सपोज इसके लिए होगी 130 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 144 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, दो नाभिक के लिए। ठीक है। तो बंधन ऊर्जा ज्यादा किसके लिए है? कार्बन के लिए बजाय बोरोन की। ठीक है, एक रफली एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है? ए न्यूक्लियन कितने? 10, इसमें न्यूक्लियन कितने हैं? 12। अब औसत बंधन ऊर्जा निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी का औसत, तो ये क्या हो गया? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए। तो कितना हो जाएगा? 130/10, मतलब 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। और इसके अंदर कितना हो गया? 144/12, ये हो गया 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। इमेजिनरी क्वेश्चन है, एग्जैक्टली डेटा नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूं मैं। ठीक है ना, 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन 12। अब देखिएगा बंधन ऊर्जा किसकी ज्यादा है? कार्बन। लेकिन औसत बंधन ऊर्जा किसकी है? बोरोन की। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? बोरोन। अब आप ऐसा सोचो ना, देखो, और ये होना ही है, क्योंकि यहां तो ये सोचो कि हर एक न्यूक्लियन 10 न्यूक्लियन है, 10 न्यूक्लियन को अलग करना है 130 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। यहां पर 12 न्यूक्लियन को अलग करने के लिए 144 न्यूक्लियन ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा चाहिए। लेकिन अब ये सोचो हर एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जबकि यहाँ पे हर एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन। तो कौन ज्यादा मजबूती से बंधा हुआ है? क्योंकि हर एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए ऊर्जा कितनी चाहिए? 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए हर एक न्यूक्लियन को। तो ये ज्यादा मजबूती से बंधा हुआ है। यहाँ पे जो कण है, इसका मतलब ये नाभिक ज्यादा स्थायी है बजाय इसके। ठीक है ना, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये इमेजिनरी क्वेश्चन है, सिर्फ इमेजिनरी क्वेश्चन ही है ये। ठीक है ना, क्योंकि इतने बंधन ऊर्जा इतनी होती नहीं है। ठीक है, अपन बात करेंगे कि सबसे ज्यादा निकल की होती है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड के हिसाब से, जबकि एनसीईआरटी में तो फेरिकी ही मानी गई है 56। ठीक है, और राजस्थान बोर्ड में नई जो बुक्स आई है उसके अंदर क्या है, निकल की कर रखी है। ठीक है, उसमें 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन, जबकि निकल की मानी गई है 8.80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो औसत बंधन ऊर्जा तो आप लिख ही लीजिएगा ये। ठीक है, और नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा, ये नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा। किसी नाभिक के स्थायित्व की जांच, किसी नाभिक के स्थायित्वता, ये लिखना, स्थायित्वता की जांच औसत बंधन ऊर्जा के आधार पर की जाती है, ना कि बंधन ऊर्जा के आधार पर। यदि किसी नाभिक की औसत बंधन ऊर्जा, यदि किसी नाभिक की औसत बंधन ऊर्जा ज्यादा है तो उसका स्थायित्व ज्यादा होता है। ठीक है, और एक इमेजिनरी क्वेश्चन बना लीजिएगा जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ज्यादा स्थायी है? बोरोन। बोरोन कार्बन की तुलना में ज्यादा स्थायी है।
ज्यादा स्थायी है। ठीक है, इमेजनरी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। ठीक है, इतनी नहीं होती है। क्लियर यहां तक?